हिंदुस्तान में पदयात्राओं का अपना एक बड़ा इतिहास है। कभी दांडी यात्रा की शुरुआत मोहनदास करमचंद गांधी यानी बापू ने की थी। उसके बाद तमाम नेताओं ने इन पदयात्राओं का सहारा लिया। ऐसी ही एक पदयात्रा पूर्व प्रधानमंत्री और बलिया से युवा तुर्क रहे चंद्रशेखर ने शुरू की और चंद्रशेखर जी की जो यात्रा थी वो तकरीबन 5 महीने से अधिक समय तक चली। तमाम रास्तों से निकलते हुए वो लोग दिल्ली तक पहुँचे। लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा क्या गुल खिलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। हमारे एक विशेष एपिसोड खास मुलाकात में आज मेरे साथ मौजूद हैं ब्रह्मदत्त गौड़। ब्रह्मदत्त गौड़ जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर चंद्रशेखर के साथ उस पदयात्रा में शामिल रहे। आज हमारे साथ हैं। उस समय किस तरीके से पदयात्रा शुरू हुई, कैसे पदयात्राएं होती थी, क्योंकि सीमित संसाधन थे। उस समय राजनीति के क्या मायने थे, उस समय राजनीति के क्या आयाम थे, इस बारे में तमाम मुद्दों पर बात करेंगे ब्रह्मदत्त गौड़ जी से। ब्रह्मदत्त जी नमस्कार। आपका सबसे पहले तो आपका स्वागत। आपकी शुरुआती जो दौर थी, जो छात्र राजनीति से कैसे कैसे करके आपने अपनी शुरुआत की और जनता पार्टी के टिकट पर किस तरीके से आपने चुनाव लड़ा, और इन पदयात्राओं का क्या आपके जहन में, क्या आपके विचारों में क्या मायने हैं? जनता से मिलना किसी भी रूप में अच्छा ही होता है, और जिस समय ऐसा दौर गुजर रहा हो कि जब कुछ समझ में ना आता हो राजनीति में या सामाजिक कार्यों में, और ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो कि चारों तरफ से अप्रजातांत्रिक लोगों ने अथवा अन्य सरकारी लोगों ने या गैर सरकारी लोगों ने भी ऐसा माहौल पैदा कर रखा हो कि उसमें हम कुछ कर ना पा रहे हों, ऐसे समय में या जनता बड़े कष्ट में हो, तो इन सब बातों को मिलाकर जनता के कष्ट को देखने के लिए, अपने को उस परिस्थिति से उबारने के लिए जनता के बीच जाना चाहिए। ऐसा गांधी जी ने भी कहा था कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, कुछ समझ में ना आता हो, तो केवल एक ही रास्ता है कि जनता के बीच जाओ। वहीं से आपको ताकत भी मिलेगी और वहीं से आपको एहसास भी होगा। जीवन के बहुत सारे एहसास वहाँ उनसे मिल के होंगे। तो इसलिए पदयात्राओं को महत्व तो बहुत अधिक है। इतना महत्व है कि जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। तो जहाँ तक इस पदयात्रा का सवाल है, मैं इसकी बड़ाई करता हूँ। और पदयात्रा कोई भी हो, पदयात्रा बहुत अच्छी चीज़ है। हर कोई पदयात्रा नहीं कर सकता। आज अगर मोदी जी चाहें कि पदयात्रा कर लूँ, बहुत मुश्किल है। बहाने बहुत हैं, समय नहीं है, ये नहीं है। खैर, जब हमने पदयात्रा की 6 जनवरी 1983 से पदयात्रा शुरू हुई थी गांधी मंडपम कन्याकुमारी से। गांधी मंडपम वो जगह है जहाँ गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थीं, जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं। वहाँ गांधी जी की इच्छा थी तो वहाँ ही विसर्जित की गई थी। उस जगह एक मंदिर बना हुआ है मंडपम। उस गांधी मंडपम से हमने ये पदयात्रा चंद्रशेखर जी के साथ शुरू की थी। जैसे ही पता चला कि चंद्रशेखर जी पदयात्रा करेंगे तो हमने कहा हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन उस समय जैसे राहुल जी ने किया है कि साहब हम तो 112 या 122 जो भी एक अमुक संख्या है उसको लेकर जाएंगे, उस समय भी ऐसा था कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही उस पदयात्रा में लेकर जाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर जी का ऐसा कोई विचार नहीं था। ये लोग और जो भी उसके ऑर्गेनाइज़र थे, पदयात्रा के जो संयोजक थे, वो इस तरह की बात कर रहे थे कि हर कोई उसमें नहीं जा सकता। हालांकि मैंने तो अपना दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे तो ज़रूर जाना है, चाहे वो मेरा नाम उसमें लिस्ट में आए या ना आए। मैं अगर सही होता, आज मैं पीड़ित हूँ, बीमार हूँ, अगर मैं पीड़ित ना होता तो निश्चित तौर पे इस पदयात्रा में भी मैं ज़रूर जाता। भले ही ये मुझे उसमें शामिल करते या ना करते। मैं इनसे आधा किलोमीटर दूर पदयात्रा करता, मैं इनसे 10 कदम पीछे करता ज़रूर।
अच्छा ब्रह्मदत्त जी, उस समय की कोई ऐसी कहानी आपको याद आती हो, क्योंकि 5 महीने से अधिक का समय बहुत लंबा समय होता है, उसमें कुछ ऐसे दृष्टांत आपको याद आते हों जो बिल्कुल मन को कभी कभी छू जाते हों, या फिर ऐसा लगता हो कि अतीत के पन्नों में कई बार हम लोग जब पलटते हैं तो इतिहास जिनका गवाह बने, साक्षी बने? पदयात्रा 6 जनवरी से शुरू हुई और पदयात्रा का समय ये तो कैलकुलेट करने पे आ गया 5 महीने और 25 दिन, लेकिन कहा जाता था कि 6 महीने में पूरी होगी। ठीक है जी। तो उस समय बड़े बड़े नेता, एसएम जोशी से बड़ा समाजवादी मैं नहीं समझता कोई है इस देश में। एसएम जोशी उस पदयात्रा में थे। भाई वैद्या जो गृह मंत्री रहे थे महाराष्ट्र के, वो उस पदयात्रा में थे, जो 150 देशों की यात्रा पहले ही कर चुके थे। आचार्य नरेंद्र देव के शिष्य उस समय के, चंद्रशेखर जी बाद में आचार्य नरेंद्र देव के शिष्य हुए, उनसे पहले शिष्य श्री बेनी प्रसाद माधव, जिले बुलंदशहर में 2 ही नेता आज तक पैदा हुए हैं अभी जिन्हें हम नेता कह सकते हैं, एक बाबू बनारस दास जी और एक बेनी प्रसाद माधव जी। तो बेनी प्रसाद माधव जी आचार्य नरेंद्र देव जी के शिष्य, चंद्रशेखर जी के मित्र, उस पदयात्रा में थे, जबकि उस समय उनकी उम्र कितनी थी? ज़्यादा थी। खैर, तो ये जो 6 महीने का समय, ये कोई ज़्यादा समय नहीं था। यूँ जब हम चलते थे और चलते चलते इतने दिन हो गए थे, केरल में 21 दिन चले, तमिलनाडु में 1 महीने चले, भोजन नहीं मिलता था। हम तो उत्तर भारत के लोग रोटी वाले हैं, हमको तो वहाँ चावल खाते खाते हम परेशान हो गए। चावल और सांभर कैसे करें? तो बहुत परेशानी थी। फिर भी इरादा क्या था? इरादा था चंद्रशेखर के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, और उसमें हमें बहुत आनंद भी आ रहा था। एक दिन चंद्रशेखर जी ने सुबह से लेकर रात तक 85 जगह भाषण दिया था। कहीं 1 मिनट का भी था तो कहीं 1 घंटे का भी था। कोयम्बटूर में 1 घंटे का दिया था, और बीच में जितने रास्ते पड़े थे उन पे 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 85 जगह भाषण हुआ था उनका। तो हम बहुत जल्दी चले थे, बहुत रात में पहुँचे थे। तो इस तरह से तो ये तो उसका मैकेनिज़्म है, ये तो उस तरह संगठन है उसका पदयात्रा का। हमारे पास हम कहाँ सोएंगे नहीं पता था, हम ज़मीन पे सोते थे। तमिलनाडु का एक वाक़या सुना देता हूँ आपको। जब चलते चलते जब इसकी शोहरत हुई, अखबारों में निकला, और उस समय के अखबार जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस में कुछ ज़्यादा ही निकला। तो इंडियन एक्सप्रेस के जो मालिक थे, क्या नाम था उनका, गोयनका जी। गोयनका जी साहब एक दिन देखा, ऊपर से चिलचिलाती धूप, नीचे से गर्मी सड़क की, और सामने कोई गाड़ी रुकी, लंबी चौड़ी बढ़िया, उसमें से कोई बुज़ुर्ग उतरे और आके चंद्रशेखर जी के पैर छुए। मैं गोयनका जी को उस समय तक नहीं जानता था, लेकिन चूंकि चंद्रशेखर जी से 1 कदम पीछे में चलता था, तो हर कोई जो सामने से आ रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी भी थी हमारी कि हम किसी को सामने से ही मिलने दें। दाएं बाएं से कोई आता था, उनके पैर में चोट लग जाती थी, पैरों में छाले पड़े हुए थे, हम सब के पैर घायल थे, तो पैरों को बचाना बहुत ज़रूरी था। तो सामने से ही हमने उनको, नंगे पैर थे? नहीं, नंगे पैर तो नहीं थे, लेकिन जूते पहन के चले, तब भी हमारे ब्लिस्टर्स इतने बड़े बड़े हो गए थे, फिर वो फूट जाते थे, घाव बन जाते थे। हैं, तो सामने से कोई बुज़ुर्ग आए, उन्होंने पैर छुए। चंद्रशेखर जी ने कहा, आप हमसे बहुत बड़े हैं, क्यों पैर छू रहे हैं? जब पता चला कि ये गोयनका साहब है, ओहो, हम समझ गए गोयनका साहब तो उसके मालिक हैं। तो गोयनका साहब ने जब हमारा हाल देखा कि भाई इन पे तो कुछ भी नहीं है, फटे हाल हैं, पदयात्रियों पे भी कुछ नहीं है, ना खाने को है कोई चीज़, ना बिछाने को है कोई चीज़। अब मैं भी दड़ी तो लेकर नहीं गया था मुलायम सिंह यादव की तरह। मुलायम सिंह यादव जहाँ भी जाते थे दड़ी लेकर चलते थे, अपनी दड़ी और चद्दर साथ रखते थे, वहाँ से मुलायम सिंह यादव बने हैं। इतनी मेहनत के बाद मेरे पास वो दड़ी नहीं थी। तो गोयनका जी ने हमको एक एक बेडिंग सब पदयात्रियों के लिए, गिनो भाई कितने पदयात्री हैं, उस हिसाब से एक एक बेडिंग पहुंचा दिया। कुछ खाने पीने की डिब्बे बंद चीज़ें भी एक गाड़ी में पहुंचा दी, भाई इनको खाते रहना। चंद्रशेखर जी को तो कुछ पता नहीं था कौन मिलने आएगा, कौन पैर छूने आएगा, कौन नहीं आएगा, ना ऐसी कोई उनकी इच्छा थी, ना उनको कुछ पता था। अच्छा, हाँ, किसी ने कहा, उनसे सवाल पूछा किसी पत्रकार ने कि रमेश सिकरवार आएगा तो आप उसको रोकेंगे? कि मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, मैं कैसे रोकूंगा? अब इस पदयात्रा में देखो 1 किलोमीटर लंबी चल रही है, कोई घुस जाएगा तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि रमेश सिकरवार आ गया?
हमारा तो कोई भी पदयात्री नहीं पहचानता। हमको तो पता ही नहीं चला, ना चंद्रशेखर जी को पता चला कि सिकरवार जी कब आए और कब पैर छू के चले गए। अखबार से ही पता चला कि सिकरवार जी आए थे और पैर छू के चले गए आशीर्वाद लेके। आशीर्वाद किसने दिया पता नहीं। पदयात्रा का असर और उस पदयात्रा का अंत जो हुआ, उसके क्या मैसेज मानते हैं आप? देखिए साहब, पदयात्रा का मैसेज मैं बता दूं, एक बीच में और बात बता दूं कि जब चंद्रशेखर जी भी, आप कह रहे हैं ना कि इतनी लंबी यात्रा का क्यों ऐसा ठान लिया। चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट के मेंबर थे, लोकसभा के, जिस समय पदयात्रा कर रहे थे। तो उन पे एक नोटिस पहुंचा था उस समय पे, जो लोकसभा अध्यक्ष का नोटिस पहुंचा था कि आप इतने दिन से पार्लियामेंट में नहीं आए हैं, अनुपस्थित हैं, तो क्यों ना आपकी मेंबरशिप समाप्त कर दी जाए। तो जैसे ही वो नोटिस चलते चलते आया था, उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद ऐसे उठाया और पीछे कहा, माधव जी ज़रा देखो तो ये नोटिस आया हमारे पास, क्या है, देख लो, पढ़ लो, आप पढ़े लिखे हो। माधव जी भी BHU के पढ़े लिखे थे, तो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उन्होंने पढ़ा, बोले ये तो अच्छा ही तो है, तो क्या करूं, तो क्या करूं, क्या करोगे, पदयात्रा छोड़ोगे, कह दो ठीक है मेंबरशिप समाप्त कर दो। और यही जवाब दिया था चंद्रशेखर जी ने कि यस आप कर सकते हैं। तो ये तो इससे चंद्रशेखर जी के दिमाग में उस पदयात्रा की कितनी महत्ता थी कि उन्होंने कहा मेरी लोकसभा सदस्यता आप समाप्त कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन मैं बिजी हूँ, मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, मैं पदयात्रा करता हुआ आऊँगा, मैं उससे पहले नहीं आ सकता। तो इससे जाहिर होता है कि उसकी महत्ता उनके दिमाग में कितनी थी। ब्रह्मदत्त जी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब पूरी तरीके से पूरा देश कांग्रेस में था, उस समय सिकंदराबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। उस समय के जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं, जो उस समय की पॉलिटिकल व्यवस्था थी, जो उस समय लोग राजनीति किस तरीके से करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में भी पतन हुआ है संस्कारों का। बहुत पतन हुआ है देखते देखते। मेरी ज़्यादा उम्र नहीं और मैं कोई बहुत पुराना आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये मेरा दुर्भाग्य है कि जब हम राजनीति में आए तो ये कह सकते हैं आपके एक तरह से दिमागी तौर पे और थोड़े से शारीरिक तौर पे भी हम 75 में जब इमरजेंसी लगी थी तब हम आए थे। और पूरे देश के नेता जब जेल के अंदर बंद कर दिए गए थे, चंद्रशेखर जी तो उस समय भी कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के सांसद थे, फिर भी उनको इमरजेंसी में बंद कर दिया गया था। और पहला व्यक्ति इमरजेंसी में बंद होने वाले थे JP जयप्रकाश नारायण, और दूसरा व्यक्ति कौन था, चंद्रशेखर, कांग्रेस के MP। फिर भी ओम मेहता उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने पता नहीं क्यों रात को पुलिस भेज कर उनको गिरफ्तार करा लिया। इन्होंने मजाक में कहा भी, अरे भाई मैं तो कांग्रेस उसका ही हूँ, मैं तो इसी पार्टी का हूँ, मुझे क्यों, मैं तो, लेकिन नहीं, उनको JP के साथ एक ही सेल में बंद किया था। पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो थाना है उसके लॉकअप में दोनों को बंद किया गया एक साथ। वो बात दूसरी है कि उसके बाद उनको हरियाणा की जेल में भेजा गया। और यहाँ के जो आपका जो चुनाव था, उस चुनाव के कुछ ऐसे लम्हे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी कि कांग्रेस के एक कोहली साहब थे, उनको विधानसभा का पर्चा भरने के लिए भेजा गया, लेकिन यहाँ के स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने उनके पर्चे को, ये कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है, केवल इतना रिकॉर्ड पे है कि उस समय का रिकॉर्ड अगर आप कांग्रेस का देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि सिकंदराबाद से सन 1985 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें टिकट किसको मिला था। ये आपको कांग्रेस के दस्तावेज़ों में, कांग्रेस की उस लिस्ट में मिल जाएगा कि किसके लिए वो पर्चा वहाँ से हुआ। तो हम जो बात कर रहे हैं, स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने उस समय भी किसी को उल्लू बना दिया था। हाँ, वो कोहली साहब थे जो पायलट थे, उनको टिकट मिला था 1985 में कांग्रेस की तरफ से, और अगर वो समय से पर्चा भर दिए होते तो ज़रूर यहाँ के विधायक बन जाते। वो कहाँ के थे, कहीं बाहर के थे, लेकिन जब वो बेचारे कुछ जानते नहीं थे, गैर राजनीतिक आदमी थे, पार्टी में कभी काम किया नहीं, सदस्य नहीं बने कभी, और वो पैराशूट पायलट थे, तो वो आके तहसील में कहने लगे भाई सिकंदराबाद का मुझे टिकट मिला, मेरा पर्चा भरवाओ। तहसीलदार साहब से झगड़ा, करीबी थे। तो चलिए मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब वो आए और वो यहाँ झगड़ा करने लगे कि मेरा पर्चा भरवाओ,
तो तहसीलदार साहब ने कहा पर्चा तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भरा जा रहा है, आप वहाँ जाइए। तभी हमारे ये कांग्रेस के कुछ साथियों ने, ये सवाल हम लोग इसलिए ब्रह्मदत्त जी से कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मदत्त जी उस समय कैंडिडेट थे जनता पार्टी के। हाँ, तो वो कांग्रेसियों ने क्या किया कि उनको घेर लिया कि अरे साहब आप आए हैं, आपका टिकट है, आप आइए, हम आपका पर्चा भरवाएंगे, तो बुलंदशहर में भरा जाएगा। लेकिन उनकी खातिर तवज्जो में उन्होंने समय बिता दिया यहीं, और इतनी खातिर की कि जो 4 बजे का समय था वो यहीं सिकंदराबाद में कर दिया। और जब वहाँ पहुँचे थे पर्चा भरने के लिए तो प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा कि साहब टाइम ख़त्म हो गया, अब आपका पर्चा नहीं भरा जा सकता। चूँकि हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई और उस समय के विधायक जो हमें हरा के विधायक बने, राजेंद्र सिंह सोलंकी जी, तो उन्होंने फिर अपने जो उनकी तो बड़ी अच्छी वो थी, वो नेता थे, क्या नाम था, नारायण दत्त तिवारी जी, उनके पैर छुए कि साहब अब इनका तो टिकट हो गया था, इन्होंने तो पर्चा ही नहीं भरा, मुझे दिला दो। फिर उनको सिंबल मिल गया था और वो चुनाव लड़े थे और हमारा चुनाव बहुत अच्छा हुआ था। सबसे पहली पदयात्रा चंद्रशेखर जी ने की थी आगरा से भरतपुर, छोटी सी यात्रा थी, मैं भी उसमें जा रहा था। लेकिन शाम को नंगे पैर वॉलीबॉल खेल रहा था, पता नहीं कहाँ से कितना बड़ा वो कांच का टुकड़ा मेरे पैर में घुस गया और उस यात्रा में मैं ना जा सका। इसके बाद कन्याकुमारी से गांधी मंडपम से गांधी समाधि तक यात्रा की। फिर मैं युवा जनता का, जो हमारा यूथ संगठन था, उसका महामंत्री था ऑल इंडिया का, पंजाब की यात्रा हमने की, जिसको भी चंद्रशेखर जी ने ही शुरू कराया था जलियांवाले बाग से। और पूरे पंजाब में उस समय यात्रा की थी जब लोग खाड़कुओं से डरते थे, लेकिन हम जानते थे कि वो खाड़कू कौन है। वो खाड़कू बच्चे थे, वो खाड़कू स्टूडेंट्स थे, कॉलेज से निकल के आते थे। वो कोई खाड़कू बेचारे क्या थे, वो नौजवान थे लड़के। तो उस समय पे हमने पूरे पंजाब की यात्रा की। इसके बाद चंद्रशेखर जी ने एक यात्रा जयप्रकाश नारायण जी के गांव से, जेपी नगर से पटना तक की थी, जिसमें हेगड़े साहब भी आए थे और बहुत से नेता आए थे। मैं लोगों को समझाता था जैसा चंद्रशेखर भी वहाँ समझाते थे, ये पदयात्रा कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, मैं कोई कर्मकांड पूजने के लिए नहीं निकला हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। बताइए देश का मुस्तकबिल कैसे बनाएं, आप बताइए, आपकी भागीदारी है इसमें, आपकी वोटों से ही तो हम वहाँ तक जाते हैं और हम कानून बनाते हैं। आप बताइए ना, आपकी मंशा क्या है। तो मैं तो ये पूछने के लिए आपसे आया हूँ। और एक और बात कहते थे भाषण देने के बाद कि मेरे पास पैसा नहीं है, खाना आप लोग खिला देते हो बहुत अच्छा, लेकिन कुछ और खर्चे भी हैं, उसके लिए मुझे 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया दीजिए। और फिर वो एक कपड़ा होता था, उसे फैला लेते थे और उसमें हर आदमी डालता था, दौड़ दौड़ के डालता था। तो हालांकि लोगों ने बहुत के साथ बड़ा पैसा आया है। आपको आज याद दिला दूं, इस 10-10 पैसे से और 1-1 रुपये से पूरे 6 महीने के अंदर, जो भी 5 महीने 10 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था। उसका एक एक पाई का हिसाब है। युवाओं को क्या संदेश देंगे? तो युवाओं को तो ये संदेश है कि भाई सबसे पहले गांधी को पढ़ो, गांधी का एहसास करो। अगर गांधी का एहसास करोगे तो इस देश में राजनीति भी करोगे, समाज सेवा भी करोगे, इस देश का उत्थान भी हो सकता है तभी। ये थे एडवोकेट ब्रह्मदत्त गौड़ जी, जिन्होंने हमसे अपने विचार शेयर किए। राजनीति कैसी थी, राजनीति के क्या मायने थे, पदयात्रा में किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बात जरूर तय होती है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। इस एपिसोड में इतना ही, फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।